हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। और कुछ कारण से कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब से जो है क्लास आज से जो है कंटिन्यू होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिहार पीसीएल के लिए। और बिहार पीसीएल का एग्ज़ाम जो है आप लोगों को नवंबर के लास्ट में ही देखने को मिलेगा। इससे पहले देखने का कोई संभावना है ही नहीं। अब रही बात की तैयारी करना, तो तैयारी जो है आप लोग अच्छा से कीजिए, क्योंकि इसमें अगर सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं तो काफ़ी अच्छा इसका जो लेवल होता है पैटर्न एग्ज़ाम का और क्वेश्चंस का जो लेवल होता है काफ़ी अच्छा रखा जाता है। अब रही बात कि प्रश्न जो पूछा गया है इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार के चुंबक का बात है, तो देखिए दोस्तों, यानी कि मैग्नेट जो है सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेट से हम प्रश्न करा रहे हैं, क्योंकि मैग्नेट से जो है पिछले साल 2-3 प्रश्न आया हुआ था, ऐसा नहीं है कि नहीं आया हुआ था। तो मैग्नेट पर अगर बात कर लिया जाए तो मैग्नेट दो प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक मैग्नेट होता है, ठीक है ना, एक प्राकृतिक मैग्नेट होता है, और एक यानी कि मानव द्वारा निर्मित जो मैग्नेट होता है जिसको आर्टिफिशियल मैग्नेट कहा जाता है, वो टाइप होता है। अब रही बात कि इसमें जो अट्रैक्टिव का गुण होता है किसी भी पदार्थ को नहीं, लोह चुंबकीय पदार्थ को, तो लोह चुंबकीय पदार्थ का जो इसमें गुण होता है ना, इसके अपेक्षा क्या होता है, जो आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होता है इसके अपेक्षा इसमें कम होता है। किसका? तो प्राकृतिक चुंबक का। ठीक है। अब प्रश्न में पूछ क्या रहा है? प्रश्न में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक बेल में, तो बेल क्या होता है? तो बेल दोस्तों एक प्रकार का अलार्म है, और इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का गुण ये है, जब इसमें सप्लाई रहता है, यानी कि जब सप्लाई से ये कनेक्ट होता है तो क्या होता है भाई, तो चुंबक के रूप में काम करता है। क्या है? तो चुंबक के रूप में यानी कि कार्य करता है। जब इससे यानी कि सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि सप्लाई को जब हटा दिया जाता है, तो क्या होता है इसमें, यानी कि चुंबक का गुण नष्ट हो जाता है। क्या है भाई? तो चुंबक का गुण यानी कि नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। हो सकता है प्रश्न घुमा सुमा के पूछे एग्जाम में, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब रही बात की एक दिया हुआ है परमानेंट मैग्नेट, तो परमानेंट मैग्नेट जो होता है अस्थाई मैग्नेट होता है। क्या होता है? अस्थाई मैग्नेट होता है। वहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर बात किया जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है दोस्तों, ये अस्थाई होता है। किस प्रकार का होता है? अस्थाई होता है। अस्थाई का मतलब क्या? जब तक सप्लाई से जुड़ा है तो इसमें चुंबक का गुण रहता है। जब सप्लाई से इसको हटा दिया जाता है तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह ये बिहेव करता है। सीधा सी बात है कि इसमें चुंबक का गुण नहीं हो रहता है। तो प्रश्न का राइट आंसर जो होगा, ए में कह रहा है कि रेयर अर्थ मैग्नेट, तो रेयर अर्थ मैग्नेट किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है। परमानेंट मैग्नेट तो होता है, लेकिन इसमें कह रहा है इलेक्ट्रिक बेल में, तो इलेक्ट्रिक बेल में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सोडियम लैंप का प्रयोग होता है, ठीक है ना, तो सोडियम लैंप का कह रहा है। किसका भाई? तो सोडियम लैंप का। और सोडियम लैंप का हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो ए में जो दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि अध्ययन कक्ष के लिए करते हैं, बी में कह रहा है रास्ता के लिए करते हैं, सी में कह रहा है कि ऑडिटोरियम के लिए करते हैं, डी में कह रहा है तो पुस्तकालय के लिए। तो पुस्तकालय के लिए नहीं किया जाता है, साथ ही साथ ऑडिटोरियम के लिए भी नहीं किया जाता है, और रास्ता के लिए मेनली रूप से जो हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, रास्ता के लिए जो मेनली रूप से प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो सोडियम लैंप का ही प्रयोग करते हैं। किसका? सोडियम लैंप का ही प्रयोग करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। सोडियम लैंप जो दिया हुआ है वो रास्ता के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अध्ययन कक्ष की बात किया जाए तो हम एलईडी से भी काम करा लेते हैं, यानी कि चला लेते हैं। अब ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है उस पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस स्विच और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? स्विच के साथ साथ कह रहा है कि सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में, तो स्विच के साथ साथ सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में मेनली रूप से जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो एमसीबी का हम प्रयोग कर लेते हैं। किसका? एमसीबी का। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो घरेलू में किया जाता है। किस में करते हैं? तो घरेलू में करते हैं। घरेलू में ही क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका जो कैपेसिटी होता है कम होता है, ठीक है ना, कम होता है। अब रही बात कि इसका जो काम होता है शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है, साथ ही साथ यानी कि ये ओवर वोल्टेज से भी सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये शॉर्ट सर्किट से ही बचाएगा। अगर फ्यूज का प्राथमिक कार्य पूछेगा तो शॉर्ट सर्किट से ही बचाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब रही बात यानी कि फ्यूज का जो फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है कितना होता है, तो फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है दोस्तों 1.1 से, यानी कि 1 से ज़्यादा होता है, ये ध्यान में रखना है। किटकैट फ्यूज का अगर पूछ लेगा तो वहाँ पे 1.4 होता है, ये भी ध्यान में रखना है।
अब रही बात कि एमसीबी से जो प्रश्न आता है इसका फुल फॉर्म ही एग्जाम में पूछ लेता है, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। क्या होता है एमसीबी का फुल फॉर्म? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अब रही बात की आईसीटीपी, ठीक है ना, ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच जो होता है इसको आईसीटीपी कहा जाता है, ठीक है ना। आईसीटीपी ये भी एक प्रकार का स्विच ही है, लेकिन 3 फेज में इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है बिजली की खपत इनमें से किसमें सबसे अधिक होगा? तो देखिए ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, ऐसा प्रश्न है तो बिजली का खपत सबसे ज़्यादा जो होगा देगा दोस्तों वो ओपन वायर वाला देगा, ठीक है ना। ओपन जो कॉइल होगा, ठीक है, सॉरी ओपन कॉइल जो होगा, ठीक है ना, ओपन जो कॉइल होगा जैसे कि यानी कि अर्थिंग वाला होता है पूरा वो ओपन होता है, या हॉट प्लेट का हम प्रयोग करते हैं वो भी पूरा ओपन होता है, जिससे यानी कि पानी क्या होता है उससे गर्म होता है। अब रही बात ए में कह रहा है वॉशिंग मशीन, उसके बाद कह रहा है आयरन। तो आयरन तो वॉशिंग मशीन से ज़्यादा खपत करेगा, लेकिन वैक्यूम क्लीनर इससे कम खपत करेगा। सबसे ज़्यादा जो खपत करेगा दोस्तों हीटर करेगा, क्योंकि हीटर जो है हीटिंग इफेक्ट पे काम ही करता है। किस पे काम करता है? तो हीटिंग इफेक्ट पे काम ही करता है। और हीटिंग एलिमेंट के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो नाइक्रोम का ही प्रयोग किया जाता है। किसका? नाइक्रोम का ही प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानक IEC 6061-1 के अनुसार अर्थ लीकेज करंट का अधिकतम सीमा कितना है? तो देखिए दोस्तों यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का रूल है इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अर्थ लीकेज का जो अधिकतम सीमा रखा गया है दोस्तों, ठीक है, ये जो रखा गया है दोस्तों 1 माइक्रो एम्पियर रखा गया है। तो 1 × 10⁻³ हो जाएगा, सॉरी मिली एम्पियर है, माफ़ कीजिएगा, माइक्रो नहीं है मिली एम्पियर, 10 के पावर यानी कि -3 होता है, ये सीमा रखा गया है, ठीक है ना। और अब रही बात की जो इससे प्रश्न आता है यहाँ से, तो अगर लीकेज करंट जो है 1/5000 से ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो क्या करता है आपूर्तिकर्ता जो है बिजली का कनेक्शन देने से क्या कर देता है? तो मना कर देता है, ठीक है ना। ये सब ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा BSPSCL में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारतीय बिजली नियम 1956 के अनुसार सभी माध्यम वोल्टेज उपकरणों को, ठीक है ना, ए में कह रहा है, किस में कह रहा है? तो माध्यम के लिए कह रहा है, ना कि लो का पूछ रहा है ना ही हाई का पूछ रहा है, मध्यम के लिए कह रहा है। और मध्यम के लिए हम किस कंडीशन पे उसको रखते हैं? तो मध्यम के लिए कम से कम देखिए दोस्तों, कम से कम जो है अलग अलग 2 अर्थिंग होना चाहिए, ठीक है, कम से कम यानी कि 2 अलग अलग, ठीक है ना, 2 अलग अलग अर्थिंग होना ही चाहिए हर हाल में, हर कंडीशन में। ए पढ़ लेते हैं, ए में कह रहा है किसी भी अर्थिंग की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ये तो गलत है। बी में कह रहा है कम से कम एक कनेक्शन द्वारा अर्थ से जोड़ा जाना चाहिए, एक नहीं भाई 2 के द्वारा, अगर यहीं पे 2 रहता तो सही हो जाता ये ऑप्शन, लेकिन ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सी में कह रहा है कम से कम 4, तो 4 के लिए नहीं भाई, 4 हर हाई के लिए हम प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें मीडियम का पूछ रहा है, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ठीक है ना, राइट आंसर जो होने वाला है ये ऑप्शन इसका डी सही हो जाए, क्योंकि इसमें जो कह रहा है कम से कम 2 अलग अलग और विशिष्ट कनेक्शन द्वारा अर्थ से जोड़ा जाना चाहिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में लिखित में से कौन सी हानि एक समान बनी रहती है? तो ट्रांसफार्मर का प्रश्न है, और ट्रांसफार्मर में जो यानी कि हानि की बात कह रहा है कि समान बना रहता है, तो समान एक ही हानि है जो, ठीक है, जिसको कौन सा हानि भाई कहा जाता है? आप कहिएगा हिस्टेसिस हानि है या एडी करंट लॉस है। तो एडी करंट हिस्टेसिस लॉस को क्या कहा जाता है? तो कोर लॉस कहा जाता है, यही ना कहा जाता है कि और कुछ कहा जाता है? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। तो इसको देखिए दोस्तों एडी करंट लॉस है ना, एडी करंट लॉस और प्लस में हिस्टेसिस लॉस, एडी करंट लॉस और प्लस में हिस्टेसिस लॉस को दोस्तों कोर लॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कोर लॉस कहा जाता है। और एक ऐसा हानि है जो नियत होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब रही बात कॉपर का पूछ लेता तो ट्रांसफार्मर में कॉपर हानि अगर पूछता तो कॉपर हानि जो है परिवर्तित हानि है। किस प्रकार का हानि है? तो परिवर्तित हानि है, ठीक है। अब पूछ रहा है इसका यानी कि जो नहीं बदलता है उसे कोर लॉस के नाम से जानते हैं। कोर लॉस जो एडी करंट और हिस्टेसिस लॉस होता है, ऑप्शन डी में दिया है, करेक्ट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में घर्षण लॉस जो है नहीं होता है, ये 0% है, इससे भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, भिनभिनाहट की आवाज़ करता है, इसका कारण क्या है? तो भिनभिनाहट का मतलब क्या? जिसको हमिंग कहा जाता है, ठीक है ना, हमिंग कहा जाता है। तो हमिंग जो होता है दोस्तों ये किसके कारण होता है? तो हमिंग जो होता है दोस्तों, ठीक है ना,
कंपन के कारण होता है। देखिएगा वाइब्रेट के कारण, यानी कि वाइब्रेट जो होता है, ठीक है, उसके कारण ही क्या होता है, तो हमिंग की आवाज़ हमें सुनाई देता है, ठीक है। और ये आंतरिक दोष है। ट्रांसफार्मर का किस प्रकार का ये दोष है, तो आंतरिक दोष है। तो ओवरलोड से ऐसा कुछ नहीं होता है, शॉर्ट सर्किट से भी ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो होता है दोस्तों, ये कोर का कंपन से होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। करेक्ट आंसर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का शक्ति गुणांक कितना होता है। किसका पूछ रहा भाई, तो ट्रांसफार्मर का पूछ रहा है। ट्रांसफार्मर का यानी कि चुंबकीय घटक का शक्ति गुणांक पूछ रहा है। ट्रांसफार्मर का चुंबकीय घटक का जो शक्ति गुणांक होता है दोस्तों, ठीक है, ये आप लोगों को यानी कि 0 होता है। कितना होता है, तो 0 होता है। किसका, तो ट्रांसफार्मर का। ऑप्शन डी में दिया है 0। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल का इस PDF लेना चाहते हैं इस क्लास का, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को सारा PDF मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।